हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो हम आपका आज का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ब्लड कॉम्पोजिशन क्या होता है, ब्लड में मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड बनता कैसे है, और फिर उसके आगे हम देखेंगे कि अलग अलग ब्लड सेल के टाइप्स कौन से हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखेंगे, वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करेंगे और आपको कंटेंट क्लियर हो जाए उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, और जितना हो सके उतना अपने स्टेटस पर रखिए इस चैनल के बारे में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर सब्सक्राइब कर सके, विजिट कर सके, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट राइट नाउ सो दैट वी कैन हेल्प यू इन फ्यूचर। और अब तक अगर आपने हमारी टेलीग्राम इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, जाकर फॉलो कीजिए ताकि आपको हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस में जो ब्लड फ्लो होता है, जो रेस्पिरेशन का काम करता है, अलग अलग जगह पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो आखिर ब्लड में ऐसी क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आज थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमको क्या बताया गया इंट्रोडक्शन में, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसका मतलब होता है सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं या कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है। ब्लड वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। दो कौन सी ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? आर्टरीज और वेन्स। ओके, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट to body and veins carry deoxygenated blood from body to heart. Okay, so ये अलग अलग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या कैरी करेगा? मतलब जो लिम्फ वेसल्स होंगी वो रेड ब्लड कैरी नहीं करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है, बॉडी का जो वाइट फ्लूइड है वो लिम्फेटिक वेसल से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल से क्या ट्रांसपोर्ट होता है और लिम्फेटिक वेसल से एग्जैक्टली क्या ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। इन ह्यूमन बींग्स इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्लड। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या क्या आएगा? ब्लड वास्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन बींग्स के ब्लड वेसल्स में क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम में, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? ब्लड आता है, हार्ट आता है क्योंकि हार्ट से ही ब्लड निकलता है, और अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स आते हैं। ओके, हार्ट से ब्लड निकल के ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड वेसल्स से अलग अलग बॉडी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टेसिस एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट मतलब किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? बॉडी में सॉल्ट, वाटर, पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? बॉडी के पैरामीटर को मेंटेन करके रखना, जैसे कि सॉल्ट, वाटर, पीएच, टेम्परेचर। ओके, दैट इज होम्योस्टेसिस। और प्रोटेक्शन करना, किस चीज़ से प्रोटेक्शन करना? अलग अलग टाइप के डिजीजेस से प्रोटेक्शन करना, क्योंकि जब फ्रेश ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में तो ब्लड के साथ फूड ट्रांसपोर्ट होगा, और फूड अगर सेल को मिलता रहेगा तो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा, और जिसकी वजह से हमारे सेल्स वीक नहीं होंगे, और सेल्स वीक नहीं होंगे तो कोई भी बीमारी हमको जल्दी नहीं लगेगी। सो इन शॉर्ट, ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या करने में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, homeostasis that is maintaining salt, water, pH and temperature of the body, and protection from different organisms, okay, और different diseases. सो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में कि ब्लड में कितना प्रोटीन होता है, कितना शुगर होता है, कितना अमीनो एसिड होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्लड कॉम्पोजिशन एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोएगुलेशन। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना है पहले भी। कोएगुलेशन मतलब क्लॉटिंग। कोएगुलेशन मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग करना। आपको कहीं पर चोट लगती है तो देखो खून पहले निकलता है, स्टार्टिंग में खून निकलते जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ का खून गाढ़ा हो जाता है और एक परत जम जाती है, उसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं। मतलब जहाँ पर खून जम जाता है उसको हम क्लॉटिंग या कोएगुलेशन बोलते हैं। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले कॉम्पोजिशन फिर कोएगुलेशन। ओके, सो ब्लड कॉम्पोजिशन, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। इसको प्लीज अंडरलाइन करो। जैसे बोन्स की स्टडी को ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, आइज की स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, वैसे ही ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी।
एन एवरेज एडल्ट हैज़ अबाउट 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक एवरेज एडल्ट में हमको कितना ब्लड देखने को मिलता है, मतलब अगर आप 18 ईयर्स प्लस हो, 20 to 35 के एज में अगर आप आते हो तो आपकी बॉडी में कितना ब्लड हमको देखने को मिलेगा, 4 to 6 लीटर्स, ओके, अप्रॉक्सीमेटली। इट इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। आपने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, ओके, जब हमने वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ब्लड जो है वो मीसोडर्म से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मीसोडर्म से। एंडोडर्म अलग ऑर्गन्स बनाता है, एक्टोडर्म अलग ऑर्गन्स बनाता है, और मीसोडर्म से क्या बनता है, ब्लड, ओके। सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड एक ऐसी इलौती चीज़ है, मतलब इट इज़ द ओनली सब्सटेंस जो बॉडी के हेड से लेकर बॉडी के टो तक जाती है। मतलब ब्लड एंड वाटर, ये दो ही ऐसी चीज़ है जो बॉडी के एक एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। कहाँ से बना है ये, एम्ब्रियो के मीसोडर्म से बना है, ओके, ऑल राइट। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। ये ब्लड का पीएच कैसा होता है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब स्लाइटली बेसिक इन नेचर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.4 बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट। इट इज़ सॉल्टी। आपने अपना अगर बचपन में कभी चोट लग गई हो तो, या चाकू से हाथ कट जाता है तो खून चूसा होगा रोकने के लिए, तो आपने टेस्ट किया होगा कि आपका जो ब्लड होता है वो सॉल्टी लगता है। आई नो अभी बहुत गंदा लग रहा है सुनने में ये, बट हमने कभी ना कभी अपना ब्लड टेस्ट किया है एक्सीडेंटली। सो इट इज़ सॉल्टी इन टेस्ट एंड इट इज़ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, ओके, ऑल राइट। इट इज़ हैवियर देन वाटर। हैवियर का स्पेलिंग रॉन्ग दिया है, लास्ट का ई नहीं आएगा, सो स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करो। इट इज़ हैवियर दैन वाटर, और दैन का भी स्पेलिंग रॉन्ग है, THAN आएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ब्लड और वाटर के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं। वाटर हल्का होता है, पतला होता है, ब्लड हैवी होता है, मोटा होता है। सो कंपैरिजन के टाइम पे हम THAN यूज़ करते हैं, दैन। और जब हमको कोई टाइम बताना होता है या हम किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम देन यूज़ करते हैं, THEN। तो यहाँ पर THEN नहीं आएगा, THAN आएगा, ये बेसिक इंग्लिश है, ओके, ऑल राइट। सो ब्लड इज सॉल्टी इन टेस्ट, इट इज़ हाईली स्लाइटली अल्कलाइन, नॉट हाईली, स्लाइटली अल्कलाइन, एंड इट इज़ विस्कस फ्लूइड। It is heavier than water because it contains other metabolites. We will see what are those. And it has two main components. हमारे ब्लड में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन से दो मेन कंपोनेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, RBC एंड प्लाज्मा। कौन से दो मेन कंपोनेंट होते हैं, RBC एंड प्लाज्मा। सो इट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, द फ्लूइड प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स। So the blood contains two main components, plasma 55% मतलब water वाला part and blood cells 44%, okay. These can be separated by centrifugation। ये जो last line है इसको ब्रैकेट में डालो और लिखो coagulation। ऊपर का पूरा पार्ट ब्लड कॉम्पोजिशन था और ये लास्ट वाला लाइन था, ये कोएगुलेशन के बारे में था। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को, किसी फ्लूइड को, समझो आपने मिट्टी और पानी को मिक्स किया है, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है सेडिमेंटेशन समझने के लिए। आपने मिट्टी और पानी को मिक्स किया है, उसको एकदम हाई स्पीड पे रोटेट करो। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हाई स्पीड पे रोटेट करना, ओके। सो जब आप किसी भी चीज़ को हाई स्पीड पे रोटेट करोगे तो वो मिक्स होगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हैवी मॉलिक्यूल्स है वो नीचे सेटल होना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो हैवी मॉलिक्यूल्स है वो नीचे सेटल होना चालू हो जाएंगे। ब्लड में क्या क्या चीज़ है, प्लाज्मा है मतलब वाटर है, और ब्लड सेल्स है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ब्लड सेल पानी से ज़्यादा हैवी होगा। तो जब आप अपने ब्लड को, जब आप ब्लड लेते हो, पेशेंट से जब ब्लड निकाला जाता है तो पूरा ब्लड मतलब वो पूरा कॉम्पोजिशन मिक्स्ड रहता है, वाटर, RBC, WBC सब मिक्स करके निकालते हैं। डॉक्टर 4 बार सुई नहीं घुसाता है ना, कि एक बार पहले RBC अलग से निकालेगा, फिर खून में से पानी अलग से निकालेगा, फिर WBC अलग से निकालेगा। डॉक्टर एक ही बार ब्लड निकालता है और उस एक ही बार के ब्लड से वो अलग अलग टेस्ट करता है। तो आपने सोचा होगा कि मेरे एक ही बार के ब्लड में डॉक्टर ने WBC कितना है वो भी पता कर लिया, RBC कितना है वो भी पता कर लिया, कितना सीरम है वो भी पता कर लिया। सो ये सब इस तरीके से किया जाता है कि हम उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। क्या करते हैं,
सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, मतलब उसको एकदम हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो वाटर वाला पार्ट है, मतलब जो लाइट है, हल्का पार्ट है, वो ऊपर रह जाता है, और जो ब्लड का हैवी पार्ट है जैसे ब्लड सेल्स, वो सारी चीज़ें नीचे सेटल हो जाती हैं, नीचे जम जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। और इसकी मदद से हमने क्या किया, कोएगुलेशन किया। कोएगुलेशन मतलब ब्लड के अलग अलग पार्ट्स को हमने सेपरेट कर दिया। ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया। अब आगे आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में क्या बताया गया है, डिटेल में आपको कॉम्पोजिशन बताया गया है। ओके, सो ब्लड में वाटर कितना परसेंट होता है, 90% वाटर होता है। प्रोटीन्स कितने परसेंट होते हैं, 7 to 8% अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। और कौन से टाइप के प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का स्पेलिंग रॉन्ग है, MIN आएगा। सो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपर्डीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सारे प्रोटीन्स का कुछ ना कुछ काम है। फाइब्रिनोजेन फाइबर बनाने में हेल्प करता है, जब चोट लग जाती है तो आपकी स्किन वापस बनने लगती है ना, तो वो फाइब्रिनोजेन की वजह से होता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये जो ग्लोब्यूलिन है वो आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ोगे कि वो इम्यून सिस्टम में यूज़ होता है। ग्लोब्यूलिन कहाँ यूज़ होता है, इम्यून सिस्टम में यूज़ होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपको एनर्जी के लिए चाहिए, प्रोपर्डिन और प्रोथ्रोम्बिन भी आपको क्लॉटिंग के लिए चाहिए, मतलब ब्लीडिंग के वक्त आपकी क्लॉटिंग रोकने के लिए। सो ऐसे 7 to 8% आपके बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में। फिर नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इसी वजह से तो ब्लड का पीएच थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स है। तो देखो कौन कौन से सॉल्ट्स, देखो कितने सारे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, क्लोराइड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। और इनके अलावा अदर्स जो 1 to 2% है, क्योंकि ऊपर देखो क्या दिया था परसेंटेज, 55% प्लाज्मा है और 44% ब्लड सेल्स है। सॉरी, मैं कॉलम के पहले एक वो दिया था आपको, एक पैराग्राफ दिया था छोटा, वो मैं पढ़ना भूल गई। प्लाज्मा इट कंस्टिट्यूट्स 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा कितना परसेंट बना रहा है, 55% बना रहा है। इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड, स्लाइटली अल्कलाइन, विस्कस फ्लूइड एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है, ये ब्लड का कॉम्पोजिशन नहीं है, ये प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है। मतलब आपका जो 55% प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में क्या क्या है, उसमें ब्लड सेल्स छोड़कर बाकी सब कुछ है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये देखने को नहीं मिलेगा, तो ब्लड के सेल्स छोड़कर बाकी सब कुछ आपको प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। और उन ब्लड के सेल्स को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मतलब ये सेल्स बन रहे हैं, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, ये बनाए जा रहे हैं। वाटर वगैरह नेचुरली प्रेजेंट है, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम फॉर्म कर रहे हैं, ब्लड सेल्स को हम बना रहे हैं। सो प्लाज्मा में नेचुरल एलिमेंट्स आते हैं, ये कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा है, प्लीज़ ये ध्यान दो। सो अदर्स चीज़ें क्या क्या आएंगी, फूड जैसे ग्लूकोज वगैरह जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, देन वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एट्सेट्रा, रेगुलेटर्स लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, एंटीकोएगुलेंट्स मतलब ब्लड के बीच बीच में कभी कभी गलती से गांठ हो जाती है तो उस क्लॉटिंग को खोलने के लिए हिपैरिन, कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडीज, डिजोल्व्ड गैसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलती हैं, प्लाज्मा में देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं, प्लाज्मा में। प्लीज़ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का परसेंटेज याद रखो। वाटर कितना परसेंटेज है प्लाज्मा में, प्रोटीन्स कितना परसेंटेज है प्लाज्मा में, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का कितना परसेंटेज है और अदर प्रोडक्ट्स का कितना परसेंटेज है, क्योंकि एंट्रेंस नीट में आपको ये परसेंटेज वाइज क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का। सो प्लाज्मा मतलब क्या होता है, देखो ब्लड में दो चीज़ें प्रेजेंट है, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स नहीं, मतलब ब्लड सेल्स, अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स। सो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन हमने देखा कि प्लाज्मा वाटर वाला पार्ट है जो स्ट्रॉ कलर का, स्ट्रॉ मतलब ट्रांसपेरेंट, पानी जैसा दिखाई देता है, हल्का सा येलो। ओके, सो दिस वाज अबाउट प्लाज्मा। और अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, द ब्लड सेल्स that are produced in the body are collectively called formed elements। क्या बोला गया हमको यहाँ पर, जो ब्लड सेल्स बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, जो ब्लड सेल्स बॉडी में बन रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। Human blood contains 3 types of formed elements and they are red blood cells, white blood cells and platelets। So human body में जो ब्लड सेल्स बनते हैं, जो ब्लड के अंदर उसको हैवी बनाते हैं, सो दे आर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स दैट इज डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों चीज़ें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कैटेगरी में आती है जो प्लाज्मा से अलग है। फिर से आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पूछा गया तो आप क्या बोलोगे, ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में क्या क्या आता है हमने पढ़ा, प्रोटीन, सॉल्ट, फूड, शुगर, वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, ब्लड के अलग अलग टाइप के सेल्स। कौन से टाइप के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एट्सेट्रा। यहाँ तक आपको पक्का समझ में आया अच्छे से।
वापस 2 बार रीड करो, 4 बार रीड करो, कॉलम को अच्छे से, वो जो टेबल दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब हम देखेंगे आगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि है आरबीसी, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन नहीं समझा तो आरबीसी भी समझ में नहीं आएगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करके पहले इतना पार्ट पढ़ लो ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ में आए। पक्का? शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट, सो अब हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। क्या देखेंगे हम? फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स या आप इसको क्या बोल सकते हैं? रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल। एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीसी। तो क्या होता है एरिथ्रोसाइट्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया गया है? एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। इसको अंडरलाइन कर लो। आपकी ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखे जाते हैं, दे आर एरिथ्रोसाइट्स, मतलब रेड ब्लड सेल। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ब्लड ही एक ऐसी सिंगल चीज़ है, एक लौती चीज़ है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, और जो चीज़ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। सो ब्लड इज erythrocytes मतलब red blood cells are the most abundant cells found in the human body. They are circular. RBC का शेप कैसे होता है ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। They are circular in shape, biconcave मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ से ये बाहर से निकला हुआ होता है, जैसे आपका जेम्स का गोली होता है ना, एग्जैक्टली वैसा, यहाँ से भी कॉन्केव, यहाँ से भी कॉन्केव, ऐसा बाइकॉन्केव। सो दे आर सर्क्यूलर, बाइकॉन्केव एंड यून्यूक्लिएटेड, सॉरी इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मतलब नो न्यूक्लियस। प्लीज इसको अंडरलाइन करो, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। बहुत सारे बार बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, और नीट में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है। सो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 एक्सेप्शन हैं, कैमल और लामाज। साउथ अमेरिका के जो कैमल होते हैं उनको लामाज बोलते हैं। सो इंडियन कैमल और लामाज ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस है। अदरवाइज बाकी किसी एनिमल के आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में आपको न्यूक्लियस देखने नहीं मिलेगा। दे आर इन्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं उनके आरबीसीज? इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मीन्स नो न्यूक्लियस। प्लीज इसको अंडरलाइन करो। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेड कलर ऑफ आरबीसी। आप मुझे बताओ आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है? चलो बताओ। क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होती है? आयरन प्रोटीन होती है, और आयरन के वजह से इसका कलर रेड कलर का होता है। सो द रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। देखो हिंट पहले ही मिल गई हमको। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है हमारे ब्लड में? हीमोग्लोबिन। सो ब्लड का, आरबीसी का रेड कलर किसके वजह से है? द रेड कलर ऑफ द आरबीसी इज ड्यू टू एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, द हीमोग्लोबिन, इन देयर साइटोप्लाज्म। ओके, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं है। ये देखो, ये आपका आरबीसी है, ये आपका रेड ब्लड सेल है। क्या है? ये आपका रेड ब्लड सेल है। इस रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ओके, ये साइटोप्लाज्म है हमारे आरबीसी का। सो हमारे आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हमको क्या देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन में आयरन है, इसी वजह से आरबीसी कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। सो the RBC contains red colored RBC contains hemoglobin pigment, and because of which it appears red color. Okay, in males their average number is about, इसको प्लीज अंडरलाइन करो, मेल्स में कितने आरबीसीज पाए जाते हैं? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। सो मेल्स में कितने आरबीसीज काउंट किए गए हैं? एवरेज नंबर 5.1 to 5.8 मिलियन पर mm³। अब आप सोचोगे कि आरबीसी को काउंट कैसे करते हैं? ब्लड का एक ड्रॉप लिया जाता है और उस एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप की स्लाइड में रखा जाता है, और उस माइक्रोस्कोप की स्लाइड को फिर एक अलग अलग, मतलब स्लाइड के अंदर ऐसे एक अलग अलग चेम्बर्स बने हुए होते हैं। एक चेम्बर में 16 चेम्बर होते हैं। तो मतलब आपको मैंने 11th में बताया था इसके बारे में। सो माइक्रोस्कोपिकली काउंट किया जाता है कि एक ब्लड, मतलब एक ड्रॉप ब्लड में कितने आरबीसी हैं, और उसी के हिसाब से फिर कैलकुलेट किया जाता है कि अगर एक ड्रॉप ब्लड में इतने आरबीसी हैं तो 1 लीटर में कितने आरबीसी होंगे, तो 6 लीटर में कितने आरबीसी होंगे। समझ में आया? सो एक एवरेज ह्यूमन में, मतलब एक अडल्ट मेल में कितने आरबीसीज पाए जाते हैं? 5.1 to 5.8 मिलियन पर mm³, दैट इज पर माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर मतलब एकदम एक छोटा सा ड्रॉप। एंड इन फीमेल्स अबाउट 4.3 to 5.2 मिलियन पर mm³, मतलब एक छोटे से ड्रॉप में इतने सारे आरबीसीज है, इतने सारे रेड ब्लड सेल है, और इसकी वजह से आपका खून इतना रेड दिखता है, क्योंकि मिलियंस, ट्रिलियंस, गजिलियंस में आपके आरबीसीज प्रेजेंट है। ओके,
दिस इज कॉल्ड टोटल आरबीसी काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल आरबीसी काउंट। तो जब आप जाते हो डॉक्टर के पास अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो जब डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो मतलब वो लोग आपका आरबीसी काउंट करते हैं। अगर आपका एवरेज आरबीसी काउंट नॉर्मल काउंट से कम आया, मतलब आपकी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन स्लो हो रहा है। ओके, ऑलराइट। द एवरेज लाइफ स्पैन, अब इसको अंडरलाइन करो कि जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है, मतलब आरबीसीज फॉरएवर के लिए नहीं होते। एक बार जो रेड ब्लड सेल बन गया वो जिंदगी भर तक चलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक रेड ब्लड सेल की एक एवरेज लाइफ टाइम होती है, उसका एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है, और वो होता है 120 डेज का। कितने डेज का होता है? 120 डेज का। सो द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी अलग अलग ऑर्गन से बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, लिवर से आरबीसीज बनते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन अलग अलग ऑर्गन से होता है। ऑर्गन कोई भी हो, लेकिन आरबीसी बनाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। देखो इस पैराग्राफ में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है? मतलब आरबीसी का कलर रेड क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। एवरेज मेल में कितने आरबीसी प्रेजेंट होते हैं? 1 माइक्रोलीटर ड्रॉप में 5.1 टू 5.8 मिलियन, और फीमेल में 4.3 टू 5.2 मिलियंस। और आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का। उसके बाद वो आरबीसी डेड हो जाता है, डेड होके वो अपने कचरे के डब्बे में चला जाता है, मतलब स्प्लीन में चला जाता है। और आरबीसी के फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। आपको पक्का यहाँ तक समझ में आया है? कोई डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है? डाउट है तो वीडियो को पॉज करो, टेक्स्ट बुक में मार्क करो और फिर आगे का वीडियो देखो, और फिर एंडिंग में सारे डाउट्स को वापस से रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करो। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे पूछो। ओके, ऑलराइट। अब आगे देखो, आगे क्या बताया गया है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीमोसाइटोब्लास्ट्स और रेटिकुलोसाइट्स। वापिस बोलती हूँ, formation of RBC is known as what? Erythropoiesis. Formation of RBC is known as what? Erythropoiesis. पर ये बनते कौन से सेल्स से हैं? ये आरबीसी के प्रोसेस को तो हमने नाम दे दिया, लेकिन ये बनते कौन से सेल्स से हैं? सो आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीमोसाइटोब्लास्ट। कौन से सेल से बनते हैं ये? हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमो मीन्स द वन विच कंटेन्स हीम प्रोटीन, मतलब आयरन प्रोटीन। सो आयरन प्रोटीन वाले जो सेल्स हैं, उन सेल से हमारे आरबीसी बनते हैं, मतलब लिवर और बोन मैरो से। कहाँ से बनते हैं ये आरबीसीज? लिवर और बोन मैरो के अंदर जो हीमोसाइटोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट्स वाले सेल्स होंगे, उन सेल्स से ये आरबीसी बनते हैं। समझ में आया? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये टर्म्स आपको बाय हार्ट करने हैं। आरबीसीज कहाँ से बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीमोसाइटोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स। द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट है ये आरबीसी बना रहा है, लेकिन ये हीमोसाइटोब्लास्ट कहाँ है? ये बोन मैरो और लिवर में है। कहाँ पर है? बोन मैरो और लिवर में। सो बोन मैरो और लिवर से आरबीसी बनता है, हमको ये पता है, लेकिन कौन सा सेल आरबीसी बनाता है? हीमोसाइटोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट्स। सो देखो अब ऑर्गन के बारे में बताया, उल्टा बताया, पहले सेल फिर ऑर्गन। ओके, सो एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन ऑफ द फीटस इज द लिवर एंड स्प्लीन। अगर हम एक फीटस की बात करें, जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, जो अभी पेट में ही है, तो फीटस के अंदर अभी बोन मैरो नहीं बनता है, क्योंकि बोन मैरो मतलब क्या होता है? हड्डी के अंदर का फ्लूइड, हड्डी के अंदर का मटेरियल। अब जब बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ है तो उसकी बोन कैसे डेवलप होगी? क्योंकि बोन एकदम लास्ट स्टेज में डेवलप होती है और फिर उसके बाद बोन मैरो डेवलप होता है। तो जब तक बोन मैरो नहीं बनी है तब तक बच्चे के अंदर आरबीसी कैसे बनेगा? सो जो फीटस होता है उसके अंदर आरबीसी कौन सा ऑर्गन बनाता है? उसका लिवर और उसका स्प्लीन। कौन से ऑर्गन से आरबीसी बनता है? लिवर और स्प्लीन से, फीटस में। और एक अडल्ट की अगर बात करें, देखो दोनों डिफरेंट हैं। फीटस के अंदर आरबीसी का ऑर्गन कौन सा है? लिवर एंड स्प्लीन। और एक अडल्ट की अगर बात करें तो इट इज मेनली द रेड बोन मैरो। कौन सा है? इट इज मेनली रेड बोन मैरो। अडल्ट में भी थोड़ा थोड़ा आगे जाके भी लिवर काम करते रहता है रेड ब्लड सेल बनाने का, लेकिन मेजर काम रेड बोन मैरो को दे दिया जाता है। और जब तक बच्चा छोटा है, जब तक वो पेट के अंदर है, जब तक वो फीटस फॉर्म में है, तब तक बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ है, तो तब तक आरबीसी कौन बनाएगा? लिवर और स्प्लीन। प्लीज इसको समझो। फीटस में आरबीसी कैसे बनता है? कहाँ से बनता है? लिवर और स्प्लीन से। और जब फीटस अडल्ट बन जाता है, जब बच्चा बाहर आ जाता है और बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर कहाँ से फिर आरबीसी बनता है? बोन मैरो से, मेजरली बोन मैरो से और थोड़ा थोड़ा लिवर से। ओके, फिर स्प्लीन का काम आरबीसी बनाना नहीं होता है, फिर स्प्लीन का काम होता है मरे हुए आरबीसी को स्टोर करना। जब बच्चा फीटस फॉर्म में है तो स्प्लीन आरबीसी बना रहा है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया है
तो अब स्प्लीन आरबीसी नहीं बना रहा है, अब स्प्लीन मरे हुए आरबीसी को कलेक्ट कर रहा है। देखो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके, ऑल राइट। विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन, ये तीनों चीज़ों को अंडरलाइन करो। आरबीसी बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी बॉडी का ब्लड काउंट लो हो जाएगा। सो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। और इसी वजह से ना प्रेग्नेंट वुमन को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स और विटामिन B12 की टैबलेट्स, क्योंकि इन दोनों टैबलेट्स की वजह से फीटस के आरबीसी प्रोडक्शन का रेट बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि ये प्रोटीन्स और ये जो विटामिन है ये कंपलसरी है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, फीटस में आरबीसी कहाँ से बनता है? लिवर और स्प्लीन से। अडल्ट में आरबीसी कहाँ से बनता है? बोन मैरो और लिवर से। ओके, ऑल राइट। So vitamin B12, folic acid and heme protein are required for production of RBCs. The old and worn out RBCs, फुल स्टॉप है इधर पे, आरबीसीज के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। द ओल्ड एंड वर्न आउट, वर्न आउट मतलब डैमेज्ड, WORN, वर्न मतलब डैमेज्ड, डेड। सो जो पुराने आरबीसी है 120 दिन, मैंने आपको क्या बोला, आरबीसी का लाइफ टाइम कितना है? सिर्फ 120 डेज का। तो जो आरबीसीज का 120 डेज का लाइफ टाइम खत्म हो गया है, अब वो ओल्ड हो गए हैं, अब उनके अंदर और ज़्यादा रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन करने की ताकत नहीं बची है, उनका हीमोग्लोबिन खत्म हो चुका है। सो द ओल्ड एंड वर्न आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर एंड स्प्लीन। मतलब फीटस में जो ऑर्गन आरबीसी बना रहे थे, अडल्ट में वो ऑर्गन उस डेड आरबीसी को कलेक्ट करेंगे। तो मतलब जिसने आरबीसी को बनाया, अब वही आरबीसी डेड आरबीसी को वापस ले रहा है। ओके, लिवर का दोनों काम है, डेड आरबीसी को कलेक्ट करना और नए आरबीसी को बनाना, लेकिन स्प्लीन का काम अडल्ट में सिर्फ एक ही होता है, डेड आरबीसी को कलेक्ट करना। अडल्ट में स्प्लीन आरबीसी नहीं बनाता है। समझ में आया? पक्का कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? ठीक है, थोड़ा स्लो जाती हूँ। ओके, हाँ, सो लिवर और स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड मतलब शमशान भूमि। ओके, ऑल राइट। कंडीशन विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, अब ये डेफिनेशन है, इसको प्लीज ब्रैकेट्स में डालो और लर्न करना। अगर आपके ब्लड में आरबीसी एकदम से बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है आरबीसी का नंबर, सो कंडीशन विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं हम उसको? पॉलीसाइथेमिया। पॉली मीन्स मेनी ब्लड सेल्स। ओके, एंड विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, और वही अगर आपका आरबीसी नंबर एकदम से लो हो गया, आरबीसी काउंट एकदम से लो हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया, मतलब एरिथ्रोसाइट्स आर लेस इन नंबर। पॉलीसाइथेमिया मीन्स मोर इन नंबर, एरिथ्रोसाइटोपिनिया मीन्स लेस इन नंबर। आई नो दीज आर द डिफिकल्ट टर्म्स, इसको बाय हार्ट करो। ओके, इन कॉमन सेंस रट लो। पॉलीसाइथेमिया, पॉली मीन्स रटो मत, समझो, पॉली मीन्स ज़्यादा, और बाकी अगर पॉली मतलब ज़्यादा तो दूसरा टर्म का मतलब कम। सो पॉलीसाइथेमिया मीन्स इंक्रीज इन आरबीसीज, एरिथ्रोसाइटोपिनिया मीन्स डिक्रीज इन आरबीसीज। ओके, द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी सेल्स। हमने 11th स्टैंडर्ड में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने डायलिसिस के बारे में पढ़ा था। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम अगर डायलिसिस से पूरा बॉडी का ब्लड फिल्टर हो सकता है तो ह्यूमंस को किडनी की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डायलिसिस सिर्फ एक मशीन का डब्बा है जो खून को सिर्फ साफ करेगा, लेकिन हमारी किडनी खून को साफ करने के साथ साथ बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, जो डायलिसिस मशीन से नहीं होगा। किडनी 2 काम कर रही है, ब्लड भी फिल्टर कर रही है, साथ साथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन डायलिसिस मशीन सिर्फ ब्लड फिल्टर कर रही है। इसीलिए डायलिसिस पे जो इंसान रहता है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। सो द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, कौन सा हार्मोन बना रही है किडनी? एरिथ्रोपोइटिन, इसको अंडरलाइन करो। सो द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी सेल्स स्टिम्युलेट्स, स्टिम्युलेट्स मतलब बोन मैरो को थोड़ा सा ट्रिगर करना, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना। सो ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये क्या करता है? ये हमारे बोन मैरो के सेल्स को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, थोड़ा उसको एनर्जी देता है कि भाई तू ज़्यादा आरबीसी बना, क्योंकि जिस इंसान के अंदर तू है उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है। सो बोन मैरो को कौन स्टिमुलेट करता है? एरिथ्रोपोइटिन। देखो वापिस से ये पूरा पैराग्राफ कंक्लूड करते हैं। आरबीसी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी कहाँ बनता है? कौन से सेल से बनता है? हीमोसाइटोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स। हीमोसाइटोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो में, करेक्ट, और लिवर में। और क्या बोला गया है? जो फीटस होता है, फीटस के अंदर आरबीसीज कौन से ऑर्गन बनाते हैं? लिवर एंड स्प्लीन। और अडल्ट में आरबीसीज कहाँ से बनता है? ज़्यादातर रेड बोन मैरो से।
जब आरबीसीज ओल्ड हो जाते हैं, 120 डेज का उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो ओल्ड आरबीसी कहाँ जाता है? लिवर और स्प्लीन में, जो उसका ग्रेवयार्ड है। आरबीसी बनाने के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। इसको अच्छे से रट लो, अपने दिमाग में छाप लो कि कौन कौन सी चीज़ें आरबीसी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। ओके अगर आपकी बॉडी में ब्लड का काउंट एकदम बढ़ गया, मतलब रेड ब्लड सेल का, ब्लड सेल्स बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन अगर रेड ब्लड सेल का काउंट एकदम से बढ़ गया तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। और अगर रेड ब्लड सेल का काउंट एकदम से डिक्रीज हो गया तो उसको हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और हमारे बोन मैरो सेल्स को मोटिवेट करने के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी है? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ज़रूरी है, जो कहाँ से आ रहा है? जो किडनी से आ रहा है। सो ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझा? पक्का? वीडियो पॉज करो, वापस से टेक्स्ट बुक से रीड करो और फिर वीडियो आगे का रिज्यूम करो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बताया जा रहा है कि आपका जो मेच्योर एरिथ्रोसाइट होता है, क्या? मेच्योर एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। सो आपका जो मेच्योर रेड ब्लड सेल होता है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड मतलब एब्सेंस, डिवॉइड मतलब क्या होता है? लैक या एब्सेंस आप बोल सकते हो। सो आपका जो एरिथ्रोसाइट है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ डिवॉइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी सच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ना उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना उसमें गोल्जी अपैरेटस होगा, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा। सो मैच्योर एरिथ्रोसाइट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इट्स साइटोप्लाज्म ओनली कंटेन्स व्हाट? आरबीसी के साइटोप्लाज्म में सिर्फ आपको एक चीज क्या देखने को मिलती है? इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स, दैट इज स्ट्रोमा, इट इज रिच इन हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में आपको क्या दो चीजें देखने को मिलेंगी? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ओके so its cytoplasm is rich in hemoglobin and oxygen carrying proteinaceous pigment. This one only we are talking about hemoglobin only, क्योंकि hemoglobin ही ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। That gives red color to the RBCs and blood, और इसी की वजह से, इस हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे आरबीसी को रेड कलर मिलता है। ओके और जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का दिखता है। तो आपका ब्लड जितना ज़्यादा रेड है मतलब आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, और जिसका ब्लड लाइट रेड होता है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। ओके ये बस मैं एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसे आप अज्यूम नहीं कर सकते। काट के देखोगे ब्लड रेड है कि ऑरेंज है, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड टेस्ट कराना इज कंपलसरी। ओके ऑल राइट। इट ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसके अलावा हमारे आरबीसी में और एक चीज़ होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम की एंजाइम। हमने जो इसका लास्ट टू लास्ट सेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड बनाने में हेल्प करती है, जो CO2 जो हमारे कार्बोनिक एसिड को CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देती है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लीज़ प्रीवियस सेशंस देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसके सारे वीडियोस बार बार देखते रहो, रिवीजन करते रहो। सो हमारे आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ओके आगे देखो क्या बताया गया है। एरिथ्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हमारे एरिथ्रोसाइट्स मतलब हमारे आरबीसी क्या करते हैं? ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन से गैसेस? ऑब्वियसली नाइट्रोजन, सल्फर नहीं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं ये? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच मेंटेन्स पीएच एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच भी मेंटेन रहता है जिसके वजह से, और ब्लड की विस्कोसिटी भी मतलब उसकी फ्लूइडिटी भी मेंटेन रहती है। ओके दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। और ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। आरबीसी की वजह से ही हमको ब्लड टेस्ट में क्लॉटिंग का हेल्प होता है ना। मतलब समझो कहीं पर चोट लग गई आपको तो ब्लड वहाँ पर जम जाएगा, तो आरबीसी जम जाता है, इस वजह से तो आगे खून बहना रुक जाता है। सो ब्लड क्लॉटिंग में भी आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके द हिमैटोक्रिट, इस वर्ड को अंडरलाइन करो। द हिमैटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? आपके टोटल ब्लड में, देखो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो टोटल ब्लड में आरबीसी कितना है? क्या बोला मैंने? टोटल ब्लड में आरबीसी कितना है, उस रेशियो को हम बोलते हैं हिमैटोक्रिट। सो हिमैटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज टू टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इट इज़ डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मेन में आरबीसी ज़्यादा होते हैं, विमेन में आरबीसी कम होते हैं, और इसीलिए हिमैटोक्रिट रेशियो मेन के लिए अलग है, विमेन के लिए अलग है। अच्छे से समझ में आया ये पैराग्राफ? पक्का लॉक कर लूँ मैं? ओके अब आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है एक डू यू नो का बॉक्स। ओके
ये डू यू नो का बॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आधे से ज़्यादा पार्ट आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट देखते हैं। ओके, डू यू नो ईच एरिथ्रोसाइट अप्रॉक्सीमेटली कंटेन, इसको अंडरलाइन करना, ईच एरिथ्रोसाइट अप्रॉक्सीमेटली कंटेन्स 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन है? देखो एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन है? 270 मिलियन। एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन है? 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने पहले ही पढ़ा है, फिर देखते हैं। नॉर्मल कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड ऑफ मेन इज अबाउट 14 to 17 ग्राम परसेंट एंड इन वुमेन इट इज अबाउट 13 to 15 ग्राम परसेंट। मेन में आरबीसी ज़्यादा है इसीलिए हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, विमेन में आरबीसी कम है इसीलिए हीमोग्लोबिन कम होगा। सो दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। कंडीशन विथ लेस नंबर ऑफ आरबीसीज और लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और बोथ इज कॉल्ड अनेमिया। जब आपकी, मैंने आपको पहले ही बोला, जब आपकी बॉडी में या तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाएगा या दोनों ही कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनेमिक सिचुएशन। क्या बोलते हैं? अनेमिया कंडीशन। क्या बोलते हैं? अनेमिया, खून की कमी। ओके, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स से। ओके, मतलब देखो ऐसा इमेजिन करो कि ऐसे 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, एक हीमोग्लोबिन है और ये एक हीमोग्लोबिन से 4 आयरन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। क्या अटैच्ड हैं? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स। ये चारों एक्चुअली एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। मतलब अगर मैं इसको वापस से एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, सो इमेजिन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ये इसके कांटेक्ट में होगा। ओके, और यहाँ पर ऐसे बीच में हीमोग्लोबिन। सो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स। किसका कॉम्प्लेक्स है ये? प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स का। हीमोग्लोबिन का नाम ही क्या है? हीम मतलब क्या होता है? आयरन। हीम मतलब क्या होता है? आयरन, मतलब Fe। और ग्लोबिन मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ग्लोबिन मतलब क्या होता है? C। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ओके, दिस इज ग्लोबिन एंड दिस इज आयरन, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? प्रोटीन प्लस आयरन कॉम्प्लेक्स। देखो क्या बताया जा रहा है हमको आगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 प्रोटीन की चेन्स हैं। कितनी प्रोटीन की चेन्स हैं? 4। ये प्रोटीन की चेन्स हैं। ओके, सो देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। वो अल्फा बीटा आपको वो बाद, अभी नहीं, मतलब वो हायर लेवल पे, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लेवल पे समझ में आएगा कि अल्फा बीटा चेन्स क्या होते हैं। बेसिकली कार्बन का पोजीशन बताया जाता है। ओके, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 प्रोटीन चेन्स है। कितनी प्रोटीन चेन्स है? 4 प्रोटीन चेन्स है। उसमें से 2 अल्फा है, 2 बीटा है। एन आयरन पॉर्फिरिन हीम ग्रुप इज अटैच्ड टू ईच चेन। और इन चेन के साथ क्या अटैच्ड है? एक आयरन पॉर्फिरिन रिंग। क्या अटैच्ड है? एक आयरन पॉर्फिरिन रिंग। ओके, ऐसे हर एक प्रोटीन के साथ एक आयरन पॉर्फिरिन रिंग अटैच्ड है। हर एक प्रोटीन के साथ क्या अटैच्ड है? एक आयरन पॉर्फिरिन रिंग अटैच्ड है। ऑल राइट, एन आयरन पॉर्फिरिन हीम ग्रुप इज अटैच्ड टू ईच चेन एंड ऑल 4 चेन्स आर बाउंड टुगेदर। और ये चारों चेन एक दूसरे से अटैच्ड है। देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो चारों चेन्स एक दूसरे से अटैच्ड है। फिर से बोलती हूँ, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे बना है? आयरन और प्रोटीन को मिलाकर। मतलब ये 4 प्रोटीन की चेन्स हैं जिनमें से 2 अल्फा है, 2 बीटा है। समझो मैंने यहाँ पर लिख दिया अल्फा और यहाँ पर लिख दिया बीटा। अब ये चारों चेन्स के साथ क्या अटैच्ड है? आयरन पॉर्फिरिन रिंग अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? आयरन पॉर्फिरिन रिंग अटैच्ड है। और ये चारों चेन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चारों चेन्स कैसी हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओके, आगे क्या बताया जा रहा है हमको? ईच हीम ग्रुप कैन कैरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ग्रुप कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे हर एक हीम ग्रुप से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जा रहे हैं? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जा रहे हैं। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जा रहे हैं? 4। एक हीमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, सो
each heme group can carry one oxygen molecule and thus one hemoglobin can carry 4 oxygen molecules फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है ये? जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो उसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो अमीनो ग्रुप से जाके अटैच हो जाता है। हमारा ये जो ग्लोबिन पार्ट है ना, इस ग्लोबिन पार्ट में मतलब प्रोटीन में 2 एंड होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है वो हमारे ग्लोबिन के एन टर्मिनल पे अटैच हो रहा है। कहाँ पर अटैच हो रहा है? एन टर्मिनल पे। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। CO2 interacts with amino acid residues of globin chains and form carb amino hemoglobin आफ्टर हिमोलिसिस। क्या बोला जा रहा है अब हमको यहाँ पर कि जब आपका हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब आपका ये हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ें निकलेंगी? इसमें से ऑक्सीजन अलग निकलेगा, आयरन अलग निकलेगा, प्रोटीन अलग निकलेगा। सो आफ्टर हिमोलिसिस हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन, इट्स ग्लोबिन पार्ट इज ब्रोकन टू रिसाइकल द अमीनो एसिड। इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम अलग कर देंगे और उसमें से हम अमीनो एसिड निकाल लेंगे। तो चलो प्रोटीन का काम खत्म। एंड आयरन ऑफ द हीम ग्रुप, और ये जो आयरन वाला पार्ट है, द आयरन ऑफ द हीम ग्रुप इज स्टोर्ड एज फेरिटिन इन द लिवर। ये आयरन कहाँ चला जाएगा? लिवर में चला जाएगा। एंड पोरफायरिन ग्रुप ऑफ हीम, ये आयरन अकेले नहीं आया था, आयरन के साथ एक पोरफायरिन ग्रुप था, मतलब ऐसा कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर था। पोरफायरिन रिंग बोला ना, तो आयरन पोरफायरिन, ये आयरन ये पोरफायरिन, ये आयरन ये पोरफायरिन। तो देखो जब हमारा हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा तो प्रोटीन को हम रिसाइकल कर देंगे, अमीनो एसिड बना लेंगे, उसमें से आयरन चला जाएगा लिवर में, प्रोटीन रिसाइकल हो जाएगा। ओके, प्रोटीन क्या हो जाएगा? रिसाइकल हो जाएगा। आयरन चला जाएगा लिवर में। पोरफायरिन ग्रुप कहाँ चला जाएगा? द पोरफायरिन ग्रुप ऑफ हीम इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन पिगमेंट। ये पोरफायरिन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन पिगमेंट में। यहाँ बताती हूँ, पोरफायरिन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन पिगमेंट में। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बिलीवर्डिन में। ओके, और ये बिलीवर्डिन आगे जाके क्या हो जाएगा? The porphyrin group of heme pigment is converted into green pigment called biliverdin and then into red colored pigment called bilirubin। पहले ये ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाएगा। हमारा जो पोरफायरिन होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है वो? ब्लू कलर का होता है। तो ये पोरफायरिन पहले ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाएगा बिलीवर्डिन, और फिर ग्रीन से ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट बनाएगा बिलीरुबिन। कौन सा पिगमेंट बनाएगा? बिलीरुबिन। मतलब पहले क्या बनेगा? बिलीवर्डिन बनेगा। जब हम पोरफायरिन को रिसाइकल करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन से कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन में। और आपको याद आ रहा होगा ये 2 सेल्स हमने किधर पढ़े थे? जॉन्डिस की सिचुएशन में। ओके, पीलिया में। जब पीलिया ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी येलो हो जाती है, तो तब क्या होता है? आपकी बॉडी में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सो देखो इधर क्या बताया गया है, दीज पिगमेंट्स मेनली बिलीरुबिन, ज़्यादा करके ये जो बिलीरुबिन है इसका क्या रोल है? दीज पिगमेंट्स आर एडेड टू बाइल सॉल्ट। आपकी बॉडी में जो बाइल जूस है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है, सो दीज पिगमेंट्स आर एडेड टू बाइल एंड फाइनली रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी अलॉन्ग विद द फीसेस। और इसी वजह से आपके जो स्टूल्स होते हैं, आपकी जो पॉटी होती है, वो जनरली कौन से कलर की होती है? येलो या लाइट ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि उसमें क्या मिक्सड होता है? बिलीरुबिन मिक्सड होता है। और ये बिलीरुबिन कहाँ से आया? बिलीवर्डिन से आया। बिलीवर्डिन कहाँ से आया? पोरफायरिन से आया। पोरफायरिन कहाँ से रिसाइकल हुआ? हीमोग्लोबिन से रिसाइकल हुआ। जब हमने हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया तो प्रोटीन अलग, आयरन अलग, पोरफायरिन अलग और ऑक्सीजन अलग, वो वाटर बना देता है। समझ में आया? सो दिस वॉज अबाउट हीमोग्लोबिन, मतलब दिस वॉज अबाउट डिटेल डिस्कशन अबाउट आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का हमने स्ट्रक्चर और उसका डिटेल फंक्शन हमने पढ़ा। सो इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, लिटरली मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार रीड कीजिए। इसमें कम से कम 5 डेफिनेशन है। एरिथ्रोपोइसिस, पॉलीसाइथेमिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया और हिमैटोक्रिट, ऐसे 4 से 5 डेफिनेशंस आपको दिए गए हैं, पढ़ो। और इसमें ये जो पूरा एरिथ्रोसाइट्स वाला पार्ट है ना,
एक भी पॉइंट इसमें वेस्ट नहीं है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, फीटस में आरबीसी कहाँ से बनते हैं, अडल्ट में आरबीसी कहाँ से बनते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ों को बार बार रीड करें। चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रीवियस वीडियोस देखो तो आपको ये समझेगा। आज का सेशन देखने से पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखो, तभी ये समझेगा कि कैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल मैंने जो दिया उसका क्या फंक्शन है, हीमोग्लोबिन एक्चुअली कैसे काम करता है। प्लीज़ पहले वाले वीडियोस देखो, तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। मेक श्योर दैट यू रीड द टेक्स्ट बुक ट्वाइस। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन इन योर कमेंट सेक्शन। और अगर डाउट नहीं है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वो अप्रिसिएशन भी कर दीजिए ताकि हम मोटिवेटेड हो सकें और नए नए एग्जाम्पल्स आपके लिए ढूंढ के ला सकें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 100 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मैंने सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप इंस्टा पेज पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। इट विल बी लाइक अ हेल्प फॉर अस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन फ्यूचर। अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वी प्रोवाइड सम नोट्स ओवर देयर। हम सारे नोट्स एक साथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट वी डू प्रोवाइड। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपडेटेड रहने के लिए इंस्टा पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वी पोस्ट वेरी गुड डायग्राम्स ऑन अवर इंस्टाग्राम। हम हमारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग डायग्राम्स वहाँ पर भेजते हैं। अगर आप अपने ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप आर्टिस्टिक हैं और आप अच्छे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, सो लेट्स मेक साइंस अ लिटिल फन। आप अपने डायग्राम्स हमको इंस्टा पर भेज सकते हैं। हम वो अगर बेस्ट रहेगा तो वो हम अपने पेज पर अपलोड करेंगे और आपको कर्टेसी देंगे। So please make sure that you share this channel with your friends as much as possible and help us. Okay, so stay tuned for next session. Thank you. See you soon.